So, good evening, everyone. This is Mithun from MV EduNet Education for Education, and on the window of MV EduNet Education for Education. Today, we are going to discuss about the structure of human eye. Possibly, we will have the second episode of the same because structure, function, and defects. The topic is too long. So, in this video, we will basically cover the structure and some part of function of human eye. तो ह्यूमन आई मानव नेत्र हम सब जो भी देखते हैं हमारी चारों ओर दुनिया में जो भी हमने देखा है वो इन आँखों की बदौलत देखा है। तेरी आँखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है? इट मीन्स इफ यू वोंट हैव आइज़ देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड। और विज़न की एक्चुअल वैल्यू जो है वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास विज़न नहीं है। Those who are imagining things holding in their hands, जिनके पास आंखें नहीं हैं या जिनको देखने में कोई समस्या है, वही एक्चुअल वैल्यू समझ सकते हैं ह्यूमन आई की। So I hope you all are taking care of your eyes, keeping it away from the screen of mobile as much as possible. Although it is quite difficult nowadays because everything we are doing in our life is somewhat connected with mobile phone, internet, social media, and all whatsoever. We should know about our eye in general. We should know it in a proper way for the competitive exams we are going to face or we are planning for. So let us begin with the structure of human eye. So it's a 2D diagram of human eye and we can see most of the things here. Major things which we need to discuss to understand the structure. Now see, this outer layer, if you can see this outer layer here, is known as sclera. As it is mentioned here, it is sclera. ये जो आउटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, this outer line is sclera. This entire outer line. जब हम मिरर में अगर हमारी आंखों को देखेंगे तो एक वाइट कलर की लेयर हमें दिखाई देती है और उसका जो फ्रंट ये जो उभरा हुआ बल्ज्ड पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कभी हम मिरर में अगर ओपन करके प्रॉपर्ली अपनी आईज को देखें तो हमें दिखाई देगा सामने का जो ये वाला हिस्सा है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। सो हमने दो पार्ट्स जो है वो समझे। उससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा आई जो है एक स्फेरिकल शेप का ऑर्गन है। यस, यू कैन सी दिस इज इन स्फेरिकल शेप। वी आर ऑब्जर्विंग अ 2D डायग्राम जिसमें हम उसके हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देख रहे हैं। तो हमने समझा स्क्लेरा द आउटर मोस्ट लेयर एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, द बल्ज पार्ट ऑफ इट विच इज ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन एंटर थ्रू इट इज द कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे हम जाते हैं तो हमें जो ऑर्गन दिखाई देते हैं उसमें ये जो ग्रीन दो लेयर्स दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में दो लेयर नहीं है, कंप्लीट लेयर है। ये इस तरीके से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है क्योंकि ये स्फेरिकल ऑर्गन है, इसमें एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। उसके सेंटर में ये एक छिद्र है या पोर है, ओपनिंग है। तो ये जो ग्रीन कलर की एक कंप्लीट लेयर होती है, जैसे आपने एक सर्कल के बीच में होल कर दिया हो उस तरीके से, तो वो जो पूरा सर्कल है मसल्स का उसे हम बोलते हैं आइरिस मसल। और ये मसल जो है ये एडजस्ट हो सकती है जिसकी वजह से ये प्यूपिल का साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब ये जो होल है यहाँ पर जहाँ से लाइट एंटर करेगी वो बड़ा या छोटा हो सकता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइरिस मसल। और प्यूपिल ही वो स्पेस है जिससे लाइट एक्चुअल में इंटरनल पार्ट ऑफ आई में एंटर करता है। तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया जहाँ से लाइट एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ एक स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस है
यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यस। और वहाँ से लाइट फिर एंटर होती है, और फिर आइरिस मसल्स के बीच में जो प्यूपिल है वहाँ से लाइट एंटर होती है और वो पहुँचती है लेंस पर। हम देख रहे हैं इस शेप को लेंस के, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और अच्छी बात ये है कि ये भी एडजस्टेबल है, इसका फोकल लेंथ बदला जा सकता है। यहाँ ऊपर जो मसल्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू कलर में, और ये रेडिश पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, ये है सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स इसको कहते हैं। सिलियरी मसल्स जो है इस लेंस के शेप को चेंज कर सकते हैं, मतलब फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, इसे मोटा पतला कर सकते हैं। ऊपर दोनों एंड पे प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ये लेंस फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, मतलब इसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। या फिर खींच सकते हैं दोनों एंड से, तो ये लेंस जो हो जाएगा पतला। ये एडजस्टमेंट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि एट ए टाइम, अभी मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, अभी मैं ऊपर देखूंगा तो, वॉल पे देखने लगूंगा तो हम एट ए टाइम अपनी आंखों से पास की चीज, दूर की चीज, we adjust our eye to observe the things which are near to us and far to us at the same time, and that adjustment is done with the help of the change in the focal length of lens. So this is all about the parts of eye, human eye, major parts of human eye. Now you can see there is a big space here inside this sphere. Yes, and this space is also filled with a transparent fluid, jelly like, which is allowing the light to enter. Yes, so lens से light क्या होगा, just a moment, light from the lens will go to the backside screen. ये जो backside screen है, that is the screen on which the image will be formed. यहाँ पर image form होती है जिसे हम कहते हैं retina. This space on which image is formed is known as retina. तो हमारा इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है। अब इमेज रेटिना पे बनता है तो वो इमेज जो है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यस, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें, थ्रू दी ऑप्टिक नर्व जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, वो अलग अलग सेंस ऑर्गन से मैसेजेस कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक का मतलब है रिलेटेड टू लाइट। यस, और नर्व मतलब वो जो लाइट या इमेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक मैसेजेस के फॉर्म में। वो मैसेज ब्रेन में जाता है और उस मैसेज को ब्रेन में रीड किया जाता है, और वो इमेज फिर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम सेम इमेज आता है तो ब्रेन हमें इंडिकेट करता है कि इट इज सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेज केम अर्लियर। यस, और इसके अलावा ये जो कोरोइड है और phobia hai, these are not very important. We should understand about the retina and the optic nerve mostly. And here the point from where the optic nerve is getting spreaded throughout the retina, that is known as blind spot. क्योंकि इस ब्लाइंड स्पॉट पे, इस नॉड पे जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व स्प्रेड हो रही है पूरे रेटिना पर, ताकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को भेज सके, तो वो जो नॉड होता है वहाँ पर अगर इमेज बनती है कभी, तो हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। So this much is the basic about the structure. We can go for the detail now. As you can see, these are the major parts of human eye that we have discussed. We have discussed about sclera, we have discussed about corona, pupil, then lens, then iris muscle, ciliary muscles, optic nerve, and retina. Let us move ahead. Now, these are some kind of questions basically asked in the exams of CBSE, where the picture is given and some labeling part is mentioned with alphabets or digits, and then they're asking to label them. तो जनरली हम देखते हैं एग्जाम्स में डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, लेकिन वो डायग्राम्स का जो असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। कोई बच्चा डायग्राम में अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके मार्क्स कम हो जाएंगे।
तो एक्चुअल में हमारा असेसमेंट था या हमारा इवेल्युएशन था कि बच्चे को ह्यूमन आई के ऑर्गन्स पता है कि नहीं। लेकिन जब वो डायग्राम अच्छा नहीं बना पा रहा है, उसकी वजह से उसके नंबर कट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, एग्जाम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ होता है, बच्चे को सिर्फ उसके जो लेवल पार्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना होता है। तो एक एक पार्ट यहाँ पर दे रखा है। इस एक्टिविटी को हम लोग भी कर सकते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो कि हमने जो डिस्कशन किया है ह्यूमन आई का वो हमें क्लियर है या हम समझ पाए हैं, कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब एक एक करके हम इन पार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉर्निया, जो हमने बात की। अब इस डायग्राम में और बेहतर समझ पा रहे होंगे। सी द डायग्राम। इसकी ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम स्क्लेरा कह रहे थे, और उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे यहाँ कट करके अलग से दिखाया है, दैट इज द कॉर्निया। क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। तो आंखों के आगे जो क्लियर ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शंस एज फिक्स्ड लेंस। एक तरह का फिक्स्ड लेंस है, इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं है, फोकल लेंथ बदल नहीं सकता है इसका। तो ये बेसिकली पाथ देता है, पैसेज देता है लाइट को एंटर होने के लिए, क्योंकि बाकी जो पार्ट है आई का वो क्या है? नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपैक है। ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया। आगे देखते हैं। ये हम समझ ही चुके हैं कि कॉर्निया क्या काम करता है, तो लाइट को पैसेज देता है आई में एंटर करने के लिए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। क्वेश्चंस इस तरह के भी हो सकते हैं। द ट्रांसपेरेंट पार्ट एट द फ्रंट ऑफ आई इज, फिर चार ऑप्शन दे दिए, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, iris. Then you have to pick the right option. This kind of questions can be there. Now next is pupil. अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्फेयर है और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना आंखें काली है भूरी है, तो वो एक्चुअल में हमारी आइरिस मसल्स रहती है। और उसके ठीक सेंटर में पोर रहता है, छिद्र रहता है, स्पेस रहता है, जिससे जो लाइट है वो एंटर करती है आंखों के अंदर। अब ये जो आइरिस है इसका रोल ऐसा भी है कि ये पीपल के साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दिस, जब हम धूप में से जैसे ही हमारे घरों में या अभी गर्मी के दिनों में हम आते हैं अंदर, तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमें अंधेरा सा लगता है। फिर धीरे धीरे हम देखने लगते हैं ठीक से। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है एनवायरनमेंट में। उतना लाइट एंटर अगर आंखों में होगा तो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमारा आइरिस मसल एडजस्ट करके क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है। प्यूपिल को छोटा करने से होता ये है कि कम लाइट ही एंटर हो पाती है, या जितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी ही लाइट अंदर जा पाती है। लेकिन जैसे ही हम धूप से या बाहर से कमरे में एंटर होते हैं, तो क्योंकि प्यूपिल छोटा है और कमरे के अंदर लाइट भी कम है, तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें शुरू में साफ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा आइरिस फिर से एडजस्ट होता है और पीपल के साइज को बड़ा कर देता है, क्योंकि कमरे में लाइट कम है तो स्पेस ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे कमरे के बाहर एक खिड़की लगी है और स्लाइडिंग वाली खिड़की है। अब जिस दिन धूप ज़्यादा है तो थोड़ी सी ही खिड़की खोलेंगे तो कमरे में पर्याप्त लाइट आ जाएगी, इनफ लाइट विल बी देयर इनसाइड द रूम। और जिस दिन बादल वाला माहौल रहेगा, क्लाउडी रहेगा, उस दिन हमें खिड़की को ज़्यादा खोलना पड़ेगा ताकि कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। ऐसा ही होता है प्यूपिल के केस में। प्यूपिल भी एक तरह की खिड़की है और उस खिड़की को एडजस्ट कौन कर रहा है? आइरिस मसल। तो आइरिस चाहेगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, आइरिस चाहेगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। और वो कब ऐसा चाहता है, ऐसा क्यों चाहता है? ताकि पर्याप्त मात्रा में जो है लाइट बनी रहे और ज़्यादा मात्रा में लाइट आंखों के अंदर न प्रवेश कर सके। सो दिस इज व्हाट द प्यूपिल एंड द आइरिस मसल। ऐसा एक और उदाहरण है, जब हम रात में बैठे रहते हैं, घर पर लाइट है और अचानक लाइट चली जाती है। तो जब लाइट जाती है
तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता अंधेरे में, पर धीरे धीरे उसी अंधेरे में हमें चीज़ें दिखाई देने लगती है। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट थी तो प्यूपिल का साइज छोटा था, लेकिन लाइट जाने के बाद प्यूपिल ने अपने आप को एडजस्ट किया विद द हेल्प ऑफ आइरिस मसल्स, और प्यूपिल का साइज हो गया बड़ा, और फिर जो कम लाइट है उसमें भी हम चीज़ों को देखने में एबल हो पाए। So this is how the pupil helps to adjust the amount of light entering inside the eyes, controlled by iris muscle that we have seen. Now functions of pupil हमने देखा, the hole where the light enters into the eye, ये हम बात कर चुके हैं। When the eye needs more light to enter, the pupil get larger, ये हम समझ चुके हैं। जब अंधेरा होता है या हम कमरे के अंदर आते हैं तो प्यूपिल का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है क्योंकि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, और जब हम रोशनी में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है ये जो मसल्स हैं, ये आइरिस मसल है, और उसके बीच में ये पोर दिखाई दे रहा है, दैट इज द प्यूपिल। ओके, now iris muscle, we have already discussed about this muscle surrounding the pupil, yes, and this is actually the iris का जो कलर है वो जेनेटिकली भी डिफाइंड होता है। हम देखते हैं कुछ लोगों के ब्लैक होते हैं, कुछ लोगों के भूरे होते हैं, हम नीली आंखों वालों को भी देखते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस मसल एंड इट इज जेनेटिकली डिसाइडेड, यस। तो ये कंट्रोल करता है पीपल के साइज को, यस, एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग। पीपल के साइज को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो कितना लाइट अंदर जाएगा आंखों के, वो भी वही डिसाइड कर रहा है। इट इज कलर्ड एंड अ सर्कुलर मसल, यस, controls the amount of light entering the eyes, that we have understood. Now sclera, the white part, you can see this part, ये जो दिखाई दे रहा है, हम आंखें इधर उधर घुमाए तो हमें व्हाइट पार्ट दिखाई देगा, दैट इज द स्क्लेरा। व्हाइट ऑफ द आई सपोर्ट्स आईबॉल, ये पूरे आईबॉल को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स, और आईबॉल के साथ ये जो मसल अटैचमेंट रहता है जो इसको फिक्स करता है आई सॉकेट में, उसके साथ ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। A tough white skin made up of tissues that covers all the eyeball except कॉर्निया को छोड़कर बाकी पार्ट को वो कवर करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेंस। तो प्यूपिल के ठीक पीछे लेंस होता है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी हम जानते हैं। कवरिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि इस पर आने वाली लाइट्स को ये कन्वर्ज करता है। यस, पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ कन्वर्ज हो जाती है? इट गेट कन्वर्ज टुवर्ड्स दी फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये डिटेल्स हैं, हम कभी लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर इस विषय में हमें बात करनी होगी। अब इतना समझ लें कि ये कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है। अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट नियर और फार, पास या दूर की चीज़, जैसे हमने बात की थी कि ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, और इस ये फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करता है या यूटिलाइज करता है ये जो दोनों तरफ के मसल्स हैं जिनको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, उसकी मदद से। जैसे आपने मान लीजिए आपके दोनों हाथों के बीच में एक कॉपी रख ली है, और कॉपी को लेंस जैसा बना लीजिए दोनों कवर साइड से। अब अपने हाथों को कॉपी पर प्रेशर करेंगे तो कॉपी का जो लेंस शेप है वो मोटा हो जाएगा, और जैसे पीछे की तरफ करेंगे तो पतला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो सिलियरी मसल्स हैं ये इस लेंस को प्रेशराइज करते हैं, तो ये मोटा हो जाएगा, मतलब इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और अगर ये पीछे की तरफ आएंगे मसल्स तो ये पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये फोकल लेंस को एडजस्ट करता है जिससे हम पास या दूर की चीज़ को साफ देख सकते हैं। अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट नियर एंड फार, दैट्स। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन आई की कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई, या जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, कितना वो अकोमोडेट कर सकता है। तो हमें एक हेल्दी या एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है उसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट हम बताते हैं। नियर पॉइंट मतलब कितने पास आंखों की चीज़ लेकर आए कि वो हमें साफ दिखाई देना चाहिए, और कितनी दूर, तो इट्स 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर जो है नियर पॉइंट है और फार पॉइंट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अगर हम देखें यहाँ से तारों को देख पाते हैं, हम यहाँ से अगर साफ मौसम हो तो इवन वी कैन सी सम प्लैनेट्स। यस, वी कैन सी प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट में हो। ड्यू टू दी पॉल्यूशन हमें तो तारे भी नहीं दिखाई देते। तो जहाँ तक साफ विजन हो, जहाँ तक क्लीन हो, वहाँ तक हम देख सकते हैं। इतनी दूर की हमारी विजन है, इन्फिनिटी तक है। तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी की है और नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। तो नियर और फार पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द रेटिना, या हम बोल सकते हैं स्क्रीन। जैसे हम थिएटर्स में जाते हैं तो हम बोलते हैं पर्दा लगा हुआ है और पीछे से लाइट्स आती हैं और उस पर्दे पे गिरती है और वहाँ हमें इमेज दिखाई देता है। ठीक है, वैसा ही होता है आई में भी। जब लाइट एंटर होती है तो उसमें पीछे की तरफ एक पर्दा लगा हुआ है, दैट इज रेटिना। उस पर जब वो लाइट गिरती है तो इमेज बनता है। वो इमेज एक्चुअल में उल्टा बनता है, ये भी हम देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस पर जो चीज़ें बनती है वो उल्टी बनती है। लेकिन इमेज उल्टी बनने के बाद भी हमारा ब्रेन उसको सीधा रीड करता है। यस, ऐसे ही प्रोजेक्टर पर भी जब हम कोई चीज़ इमेज बनती है प्रोजेक्टर पर, तो वो उल्टी बननी चाहिए। लेकिन प्रोजेक्टर पर जो एक्चुअल में अंदर फ़िल्म फ़िल्म चलती है वो उल्टी चलती है और जब लेंस से वो गुज़रती है तो फिर से वो उल्टी हो जाती है। तो उल्टी का उल्टा मतलब सीधा हो जाता है, स्क्रीन पर वो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो बनती तो उल्टी है, इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको फिर से इन्वर्टेड करके रीड करता है, मतलब सीधा रीड करता है। तो एक इंटरनल मेम्ब्रेन है रेटिना, कंटेन्स लाइट रिसेप्टिव सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रॉड्स एंड कोन सेल्स। इसको याद रखने का तरीका है सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो याद रखने वाली है। सी फॉर कोन, सी फॉर कलर्स, ऐसे याद रख सकते हैं। तो दो तरह के रिसेप्टर्स हैं रेटिना में, रिसेप्टिंग सेल्स हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स क्या है, जो कलर को रिकग्नाइज करती है किसी इमेज में। तो जो भी इमेज बनता है उसमें कलर को कौन रिकग्नाइज करता है, दी कोन सेल्स। तो अगर अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पीपीटी देख रहे हैं, उसका ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ कोन सेल्स। यस, मतलब इस कलर को, ये जो अलग अलग कलर से इनको रिकग्नाइज करेगा कोन सेल जो कि रेटिना में प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये कोन सेल्स कम होंगे या नहीं होंगे तो क्या होगा, तो फिर जिस भी व्यक्ति में कोन सेल्स की कमी होगी या डेवलप नहीं होंगे या कोन सेल्स के साथ किसी भी तरह की समस्या होगी, वो व्यक्ति कलर ब्लाइंड ब्लाइंड हो सकता है। मतलब उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कलर नहीं रिकग्नाइज कर पाएगी उसकी आंखें। ठीक है, ऐसे ही रॉड सेल्स जो है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोन फॉर cone, C for cone, C for colors, and the lack of cone cells or the any kind of defects in the cone cells will affect the recognition of color in any image, and this will cause color blindness. Now we are talking about rod cells. That these cells are also present in the retina, and they are responsible for the recognition of amount of light, कितना लाइट या कितनी ब्राइट इमेज है ना? होता है ना, कोई व्यक्ति कम लाइट में भी काम कर लेता है लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं लाइट जलाओ अंधेरा लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ रॉड सेल्स एंड इट्स एक्टिवनेस। रॉड सेल्स पर्याप्त मात्रा में है, हेल्दी है, इट मीन्स वर्किंग प्रॉपरली, देन द रॉड सेल्स will help to recognize the brightness even in less light, dim light. On the other hand, the people having less number of rod cells won't be able to see the things even in bright light. तो जो ब्राइटनेस है किसी भी इमेज की वो कौन रिकग्नाइज करने वाला है, रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स की अगर कमी होती है तो उनमें डिफेक्ट्स पाया जाता है, या रॉड सेल्स की कमी या रॉड सेल्स के किसी तरह की मेल फंक्शनिंग की वजह से
जो डिफेक्ट्स पाया जाता है उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, कि अंधेरे में फिर व्यक्ति को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों ही तरह के सेल्स की हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन ई, ये प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए बॉडी को। Let us come back to the working of retina. Retina is a screen which is recognizing the images. The images are formed on over it, and it is recognizing the image with the help of cone cells, the color of the image, the rod cells, the brightness of the image. Now we know about some nocturnal animals. Nocturnal animals are those animals which are living or which are active in late night. कुछ जीव जो जिनको हम बोलते हैं निशाचर। निशाचर मतलब जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे आउल हो गए, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। चमगादड़ की विजन तो ऐसे कमज़ोर रहती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से मूव कर पाता है, एक्टिव रह पाता है रात में। लेकिन ज़्यादातर जो नॉक्टोरल एनिमल्स हैं, रात में एक्टिव रहते हैं, उनमें रॉड सेल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इवन बहुत कम लाइट में भी वो चीज़ों को देख पाते हैं। यस। नाउ कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो मैं बता रहा था कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, जिनको ऑप्टिक नर्व रिसीव करती है और ब्रेन तक ले जाती है, और फिर ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमेज की तरह रिकग्नाइज करता है, रीड करता है। तो रेटिना हो गया। रेटिना का फंक्शन हमने देखा। ऑप्टिक नर्व का और देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। तो ये आई बना दिया है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व गया, और जैसा कि हम देख रहे हैं लेटरल पार्ट जो है ब्रेन का, वहाँ पर जाकर लेटरल लोब जो है वहाँ पर जाकर ये ऑप्टिकल लोब पाया जाता है स्पेसिफिकली ब्रेन में, जो ऑप्टिक सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर इमेजेस को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नाउ सी एक जो ह्यूमन आई है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और यू कैन सी ऑप्टिक नर्व जो है कितने थिक पार्ट जो है वो ब्रेन तक जाता है। ये एक ह्यूमन आई का सैंपल है। यस। नाउ जहाँ पर ये नॉट बनता है ऑप्टिक नर्व का, वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेजेस एंड फ्लिप इनटू इट सो वी कैन सी। उसको फ्लिप करता है, मतलब टर्न करता है, इन्वर्टेड कर देता है इन्वर्टेड इमेजेस को, जिससे हम उसे सीधा देख पाते हैं। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये फंक्शन है ऑप्टिक नर्व का। फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ब्रेन से सॉरी रेटिना से ब्रेन तक की ऑप्टिक नर्व जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को शेयर करती है। फिर ब्लाइंड स्पॉट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीड्स बैक इनटू द ब्रेन, जहाँ से वो क्लस्टर होकर ब्रेन में पहुँचती है, या जहाँ पर वो नॉड होता है वहाँ पर अगर इमेज बनता है। नो रॉड और कोन सेल्स, वहाँ पर कोई रॉड या कोन सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर अगर इमेज बनता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। अदर आई compete compensates for this area। जो अदर पार्ट है रेटिना का वो इस एरिया को कंपनसेट करता है, पर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेजेस नहीं बन पाती। स्मॉल स्पॉट ऑन बैक ऑफ द रेटिना, अदर आई compensates for this area that we have understood। Now they are talking about the blind spot majorly, which we need not to cover। Now see how the image is formed. Any object kept front of the eye, so generally all kind of images which are formed to our eye is the product of reflection। तो किसी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिरती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है। अगर अंधेरा कर दें तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो अल्टीमेटली जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेज से बनती है। तो यहाँ से जो रेज आती है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है, आँखों में एंटर होती है। पहले क्या होगा, कॉर्निया से एंटर होगा, कॉर्निया के बाद एक्वेस ह्यूमर, हमें पता है यहाँ पर जो लिक्विड होता है जेली लाइक ट्रांसपेरेंट, वो एक्वेस ह्यूमर होता है। और फिर कॉर्निया के बाद वो पहुँचता है प्यूपिल से होकर, मतलब आइरिस मसल है, आइरिस मसल के सेंटर में जो प्यूपिल प्रेजेंट है वहाँ से वो एंटर करता है, लेंस पे आता है, लेंस के बाद फिर वो जाकर इमेज बनाता है किस पर, image is formed there at retina। Now behind the retina the optic nerve is connected, so the optic nerve, you can see the image has been formed which is inverted,
Now, optic nerve is sending this electrical impulse to the brain, and the brain will recognize the image. So, let us have a recap of all the organs we have studied today. All the organs present in the eye, or all the parts of the eye that we have discussed. So, the structure of human eye we were discussing today. We have seen a 2D diagram of human eye where all the major parts are represented. We discussed one by one these major parts. This is sclera, cornea, pupil, lens, iris, optic nerve, retina. So we started with cornea, the transparent part at the front of the eye, which is allowing the light to enter inside. Then we discussed about the pupil, the hole, the little hole present at the center part of iris muscle, which is controlling the amount of light entering inside the eye. Then we discussed about the iris muscle, the color of the eye we recognize, and this is the muscle which is actually controlling the amount of light by controlling the size of pupil. Then sclera, the white part of the eye, which is helping the eyeball to be settled, to be connected with eye socket. And lens, the convex or converging lens of human eye, which is helping to converge the rays coming from outside and making the image on the retina, which is adjustable with its focal length with the help of ciliary muscles. Then we discussed about retina, the screen of the eye where the images are formed, and we have seen that the images formed are recognized with the help of cone cells and rod cells. Cone cells recognizing the color, the rod cells recognizing the uh, brightness of the image. And then we have seen the optic nerve responsible for transferring the electrical impulses from the retina, the images from there to the brain, specifically the optic lobe where the images are recognized. And we discussed about the blind spot where actually the cluster of retina is coming together, and from where it is going to the brain, and due to that spot there in the retina, the image cannot be formed over there. That's why it is known as blind spot. And then we understood how the image is formed on over the retina whenever we observe any object. So this much from today's class. We have understood the working, a bit of working as well as